अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस के बारे में। ठीक है, हमने दो ऑर्थोसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम थर्ड वन से स्टार्ट लेंगे, डैट इज़ अल्नर फंक्शनल ब्रेस। अल्नर फंक्शनल ब्रेस नाम से पता चल रहा है कि ये अल्ना को स्टेबलाइज करेगी, ठीक है, लेकिन फंक्शन भी उसका साथ साथ परफॉर्म होने देगी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टेबलाइज करती है। अल्नर फ्रैक्चर के केस में हम इसको यूज़ करते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, और ये हमारे जॉइंट को इमोबिलाइज किए बगैर उसकी हीलिंग करती है। ठीक है, और ये जो हमारी फ्रेजाइल बोन है अल्ना, उसको फ्रैक्चर से बचाती भी है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इंडिकेशन यही है कि अगर अल्नर फ्रैक्चर हो गया, मिड शाफ्ट अल्नर फ्रैक्चर, मिड शाफ्ट का मैंने आपको पहले बताया कि अल्ना जो हमारी बोन है उसके दरमियान से फ्रैक्चर अगर होगा तो हम उसे बोलेंगे मिड शाफ्ट अल्नर फ्रैक्चर। ठीक है, उस केस में हम अल्नर फंक्शनल ब्रेस यूज़ करते। नेक्स्ट है एंटी अल्नर डेविएशन वर्किंग स्प्लिंट। इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं, जिसमें सबसे पहले अल्नर ड्रिफ्ट स्प्लिंट, मतलब हम अल्नर ड्रिफ्ट के केस में यूज़ करेंगे या अल्नर डेविएशन स्प्लिंट। अल्नर ड्रिफ्ट एंड अल्नर डेविएशन स्प्लिंट बोथ आर सेम। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये क्या होती हैं। ठीक है, आप ना तरतीब से वीडियोस देखा करें। पहला लेक्चर 1 था तो वो देख के फिर लेक्चर 2 देखने, क्योंकि मैं हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्ट मेटाकार्पल अल्नर डेविएशन ऑर्थोसिस। ये जो कंडीशन है इसमें भी यही होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो अल्नर साइड पे मुड़ जाती हैं, मतलब लिटिल फिंगर वाली साइड पे मुड़ जाती हैं, लेकिन इसमें साथ सॉफ्ट टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है सॉफ्ट मेटाकार्पल। सॉफ्ट टिश्यूज़ में लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी फिंगर्स अल्ना की तरफ डेविएट हुई हैं, ठीक है, साथ में टेंडन्स और लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उस केसेस में भी हम ये ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका नेम है एंटी अल्नर डेविएशन वर्किंग स्प्लिंट, और इसको अल्नर ड्रिफ्ट ऑर्थोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ऑर्थोसिस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि अगर तो अल्नर ड्रिफ्ट हो गई है, जिसे हम अल्नर मेटाकार्पोफिलिंजियल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, तो ये उसको प्रिवेंट करती है और ठीक करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टेंडन है उसको रिस्ट्रेन करती है मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट पे। टेंडन रिस्ट्रेन का मतलब होता है टेंडन की मूवमेंट को लिमिटाइज करना। ठीक है, कम से कम कर देना, ताकि जो उसकी स्टेबलाइजेशन है वो दोबारा से हो सके और वो स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट पे टेंडन को लिमिट कर देती है उसकी मूवमेंट को, ताकि स्टेबलाइज हो जाए हमारा जॉइंट दोबारा से। ठीक है, और हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेशंस। क्या इंडिकेशंस है कि अगर कोई भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो गई है, किसी भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन के केस में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्प्लिंट आ जाता है डैट इज़ डायनामिक मेटाकार्पोफिलिंजियल एक्सटेंशन स्प्लिंट। ठीक है, डायनामिक का मतलब ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ मूवमेंट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्प्लिंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सबसे पहले तो जो मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट है उसको 0 डिग्री एक्सटेंड करता है। ठीक है, पैसिवली एक्सटेंशन करता है उसकी 0 डिग्री तक, और फिर उसके बाद ये एक्टिव फ्लेक्जन अलाउ करता है जॉइंट पे, और साथ पे जो हमारा इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसकी भी मूवमेंट को अलाउ करता है, फ्लेक्जन मूवमेंट को। ठीक है, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन इसकी कि अगर रेडियल नर्व इंजरी हो जाए, ठीक है, हमें पता है कि ये रेडियल नर्व का एक सारा कोर्स है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो रिस्ट में एंटर होती है वहाँ पे अगर इंजरी हो जाए तो हम फिर ये वाला स्प्लिंट यूज़ करते हैं, डायनामिक मेटाकार्पोफिलिंजियल एक्सटेंशन स्प्लिंट। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका इंडिकेशन है वो है कि हमारे पास जो एक्सटेंसर टेंडन है, ठीक है, मतलब जो एक्सटेंशन कराता है टेंडन, जिसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस सुपरफिशियलस ब्रेवस लॉन्गस ये सारे आते हैं। ठीक है, उस टेंडन का रप्चर हो जाए, ठीक है, तो उसके रप्चर को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और या फिर एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्चर बन जाए तो हम यूज़ करते हैं ये वाला स्प्लिंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्प्लिंट आ जाता है डैट इज़ स्टैटिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट। अच्छा, ये वाला जो स्प्लिंट है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब क्लो हैंड डिफॉर्मिटी की कंडीशन होती है। ठीक है, हमें पता है कि क्लो हैंड डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होता है कि क्लो की तरह का हमारा हैंड हो जाता है। ठीक है, पंजे की तरह का, तमाम जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं पेशेंट की। ठीक है, और ये नर्व डैमेज की वजह से होता है।
क्लो हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसमें हम स्टैटिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट यूज़ करते हैं क्लो हैंड डिफॉर्मिटी की कंडीशन के अंदर। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो फिंगर की अलाइनमेंट है उसको ठीक करता है, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ कर्ल हुई हुई होती हैं, ठीक है, जैसे क्लो होता है पंजा उसकी तरह, ठीक है। तो फिंगर्स को स्ट्रेट करेगा, उनकी अलाइनमेंट को ठीक करेगा और फर्दर कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट के कॉमन नेम्स क्या हैं। इसका दो कॉमन नेम्स हैं, पहला है स्टैटिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट और दूसरा स्टैटिक अल्नर नर्व स्प्लिंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है कि ये स्टेबलाइज करता है फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स को फ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स की हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई हो तो उनको ठीक करता है, ठीक है। मेटाकार्पोफिलिंजियल कोलेटरल लिगामेंट की शॉर्टनिंग हुई हो तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है एक्टिव इंटरफिलिंजियल एक्सटेंशन को, ठीक है। इंडिकेशन इसकी है अल्नर नर्व लियन अगर हो गई है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्प्लिंट आ जाता है डैट इज़ वेन पेरी स्प्लिंट। वेन पेरी स्प्लिंट के कॉमन नेम है डायनामिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट और दूसरा है डायनामिक अल्नर नर्व स्प्लिंट, ठीक है। ये क्या करता है, अगर हाइपर एक्सटेंशन हो गई है किसी भी जॉइंट को तो हम उसके लिए इस स्प्लिंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर तो मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट की शॉर्टनिंग हो गई है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। वेन पेरी स्प्लिंट को हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट को प्रिवेंट करने के लिए। शॉर्टनिंग ऑफ मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो लेंथ है हमारी फिंगर की, मतलब फिंगर सेगमेंट की जो लेंथ है मेटाकार्पल बोन से लेकर प्रोक्सिमल फैलिंक्स तक, ठीक है, वो कम हो जाती है। तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं वेन पेरी स्प्लिंट। उसके बाद अगर हमने एक्टिव आईपी एक्सटेंशन को प्रमोट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं वेन पेरी स्प्लिंट। उसके बाद हम फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स के जो मेटाकार्पल्स हैं उनको पैसिवली फ्लेक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उन पे एक्टिव एक्सटेंशन कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेन पेरी स्प्लिंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनामिक मीडियन अल्नर नर्व स्प्लिंट। नाम से पता चल रहा है कि मीडियन नर्व या अल्नर नर्व का कोई होगा कि उसकी वजह से कोई भी इशू या डिफॉर्मिटी होगी तो हम ये वाला स्प्लिंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके कॉमन नेम्स हैं डायनामिक एंटी क्लो डिफॉर्मिटी स्प्लिंट, दूसरा है डायनामिक मीडियन और या अल्नर नर्व स्प्लिंट और तीसरा है स्प्रिंग वायर नकल बेंडर, ठीक है। हमें पता है कि ये हमारे नकल्स होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ नकल्स। तो ये वाला हमारा स्प्लिंट क्या करेगा, ये हमारे नकल्स को बेंड करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है, बेंडिंग में असिस्ट करेगा। उसके बाद इस स्प्लिंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये हाइपर एक्सटेंशन को ठीक करती है, ठीक है, शॉर्टनिंग हुई हुई है मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट की तो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है, एक्टिव इंटरफिलिंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करवाती है, ठीक है, और पैसिवली फ्लेक्स करती है फोर्थ या फिफ्थ फिंगर्स की जो मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स हैं उनको, ठीक है, और एक्टिव एक्सटेंशन अलाउ करती है। इंडिकेशंस में वही आ जाता है कि मीडियन या अल्नर नर्व लेयन होती है, ठीक है, इकट्ठी दोनों इकट्ठी होंगी मीडियन और अल्नर नर्व लेयन रिस्ट के लेवल पे, तब हम यूज़ करेंगे ये वाला स्प्लिंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेक्जन ब्लॉकिंग स्प्लिंट। नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लेक्जन को ब्लॉक करेगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा बिल्कुल या लिमिट कर देगा, ठीक है। फ्लेक्जन का मतलब है बेंडिंग, मतलब बेंडिंग को लिमिट कर देगा या बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा फिंगर्स की बेंडिंग को, ठीक है, फिंगर्स की या रिस्ट की। और इसको हम यूज़ करते हैं कोई टेंडन इंजरी हो जाए, टेंडन फ्रैक्चर हो जाए तो उस केस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम ब्लॉकिंग स्प्लिंट ही है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये ब्लॉक करता है मेटाकार्पोफिलिंजियल या प्रोक्सिमल इंटरफिलिंजियल जॉइंट पे फ्लेक्जन को, ठीक है, ताकि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो एक्टिवली स्ट्रेच कर सके डिस्टल इंटरफिलिंजियल जॉइंट को, ताकि फ्लेक्जन उसके अंदर इंक्रीज़ हो डिस्टल इंटरफिलिंजियल जॉइंट के अंदर, ठीक है। इंडिकेशन इसकी है कि अगर डिस्टल इंटरफिलिंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर बन गया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल फ्लेक्जन स्प्लिंट। फाइनल फ्लेक्जन स्प्लिंट का ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्लेक्स करता है मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स को और इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स को, ठीक है, इन कंपोजिट फ्लेक्जन।
उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेड टिश्यू जो है ना उसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच प्रोवाइड करना चाहते हैं, जेंटल स्ट्रेच, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं फाइनल फ्लेक्शन स्प्लिंट। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चर वगैरह बने हुए हैं और उनको हम स्ट्रेच करना चाहते हैं तो हम ये वाला स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन में आ जाता है कि एक्सट्रिंसिक एक्सटेंशन टेंडन जो इसका कॉन्ट्रैक्चर बन जाए। एक्सटेंसिक एक्सटेंशन टेंडन क्या है? ये हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स हैं जो हमारे फोर आर्म की बाहर वाली साइड पे मौजूद होते हैं, मतलब आउटसाइड वाली साइड पे। ठीक है, इसलिए एक्सट्रिंसिक बोल रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मीन आउटसाइड वाली साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने फिंगर्स को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये ओरिजिनेट होते हैं फोर आर्म के मसल से, उसके बाद रिस्ट से पास होते हुए हैंड पे जाते हैं और हैंड में जाने के बाद ये जो फिंगर्स की बोन्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन जो है वो एक्सटेंडिंग में है, मींस फिंगर्स को स्ट्रेट करने में, एक्सटेंड करने में। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये जो एक्सट्रिंसिक एक्सटेंशन टेंडन्स है ना, इनके अंदर आ जाते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम है मसल, एक्सटेंसर पोलाइसिस लोंगस है, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लोंगस है और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस है। ठीक है, ये सारे मसल्स उन्हीं मसल्स के टेंडन्स हैं जो हमारी एक्सटेंशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं और हमारे हाथ की बाहर वाली तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरा ये फाइनल फ्लेक्शन स्प्लिंट जो है वो यूज़ हो रहा होता है इंटरफिलेंजियल जॉइंट की के अंदर। अगर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर बन जाए तब हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है डैट इज़ शॉर्ट डोर्सल आउट ट्रिगर्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर तो हमारे पास जो प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट का जो कैप्सूल है या जो लिगामेंट्स है अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए हैं तो उनको स्ट्रेच करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेच करने से क्या होगा कि जो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं जो शॉर्टन्ड हो गए हैं लेंथ के अंदर, ठीक है, उनकी दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी और वो इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन की जो रेंज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है? प्रोक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर अगर फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं तो हम इस स्प्लिंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोक्सिमल फैलेंक्स फ्रैक्चर ब्रेस। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पास फेलेंजियल अगर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, फेलेंक्स का फ्रैक्चर हो गया है तो हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज करने के साथ साथ हीलिंग को भी प्रमोट करता है क्योंकि ये जॉइंट को इमोबिलाइज नहीं करता। ठीक है, इंडिकेशन इसकी क्या है? हम इसको स्टेबल फ्रैक्चर के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्क्रू की मदद से फिक्सेशन की जाती है फ्रैक्चर की। ठीक है, और इस सप्लिंट को अप्लाई किया जाता है ऑपरेशन होने के 3 से 5 दिन के बाद। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग स्प्लिंट्स या ऑर्थोसिस रह गए हैं हैंड के, थंब के और फिंगर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।